नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। बताएंगे आपको बाजारों का हाल, साथ ही होगी आज के फोकस पर चर्चा कि किस तरह से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने लोगों को सहूलियत पहुंचाने के साथ साथ नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अमेरिकी दौरे का आज अंतिम दिन। जुलाई तक दोनों देशों के व्यापार समझौते को अंतिम रूप मिलने की उम्मीद। अधिकांश मुद्दों पर दोनों देशों में बनी सहमति। जेम प्लेटफॉर्म के शानदार 8 साल पूरे। 2016 से अब तक जेम पोर्टल पर 13.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर का लेन देन। चालू वित्त वर्ष में वार्षिक कारोबार को 7 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य। भारत का वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन। चालू वित्त वर्ष में 6.8% बढ़ा खाद्यान्न उत्पादन। 106 लाख टन से अधिक बढ़कर खाद्यान्न उत्पादन लगभग 1700 लाख टन पहुंचा। आज मामूली बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। फिलहाल मामूली बढ़त के साथ 82,000 के पार सेंसेक्स। वहीं निफ्टी में भी मामूली बढ़त। और आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से आज जो बढ़त है वो देखी जा रही है, क्या कुछ इसके आंकड़े सामने आए हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो आप देखिए लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 25,060 पर यह कारोबार कर रहा है और -45.50 की यहां पर गिरावट दर्ज की जा रही है। तो कई जगह पर मामूली बढ़त भी देखी गई है और वहीं कारोबार जो है वो आज निरंतर बदलता हुआ भी नजर आ रहा है। सेंसेक्स ओपनिंग की बात करें तो 82,133.88 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मामूली बढ़त यहां पर नजर आ रही है 74.46 की। तो सेंसेक्स ओपनिंग की ये बात है। और इसके बाद अगले आंकड़े की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 ओपनिंग की अगर हम बात करें, देखिए मामूली बढ़त हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ 14.45 की मामूली बढ़त नजर आ रही है। 24,959.90 पर यह कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी 50। और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि आज का जो दिन है उसमें मामूली बढ़त यहां पर देखी जा रही है, चाहे सेंसेक्स की बात कर ले और इसके अलावा निफ्टी 50 जिस तरह से हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजार का जो आज हाल है वो हल्की बढ़त के साथ हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। टॉप गेनर्स पर अगर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं ये टॉप गेनर्स हैं पी फाइजर, BASF, रेनिंगटन और NLC इंडिया, RBA। ये हरे निशान के साथ आज कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि टॉप गेनर्स हैं। मामूली यहाँ पर बढ़त नजर आ रही है और किस तरह से ये कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। तो टॉप गेनर्स की बात हो गई। इसके अलावा अगर टॉप लूजर्स पर नजर डालें तो आप देखिए कि पावर ग्रिड कॉर्प और इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा और सिप्ला ये लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो गिरावट है वो भी दर्ज की जा रही है। आंकड़े आपके सामने हैं, आप आंकड़े देख सकते हैं कि किस तरह से जो टॉप लूजर्स हैं वो आज यहाँ पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से आज के दिन की उनकी शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आज अमेरिकी दौरे का अंतिम दिन है और दौरे के बीच भारत अमेरिका के बीच जल्द ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति बन सकती है। अभी तक की वार्ता के बाद दोनों पक्ष काफी बिंदुओं पर सहमत हो गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के जरिए समान बाजार उपलब्धता से लेकर समान अवसर सुनिश्चित करना चाहता है। वहीं भारत चाहता है कि उसके पेशेवर व उच्च तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोगों को अमेरिकी बाजार में समान रूप से अवसर उपलब्ध हों। और इससे पहले भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते की पहली किश्त में तेजी लाने के लिए पीयूष गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक के साथ मुलाकात भी की है। और दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से व्यापार असंतुलन सबसे अहम मुद्दा रहा है। मौजूदा वक्त में अमेरिका भारतीय बाजारों में अधिक पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है, जबकि भारत अपने उत्पादों पर शुल्क कम करना चाहता है। भारत की कोशिश है कि उसके उत्पादों की अमेरिकी बाजार में पहुंच सुनिश्चित हो, जिससे भारतीय युवाओं को अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर मिल सकें।
और भारत के खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2024 से 25 में 106 लाख टन से अधिक बढ़कर लगभग 1700 लाख टन हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.83% अधिक है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन करीब 1557.6 लाख टन था। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023 से 24 में रबी फसल का उत्पादन 1600 लाख टन था, जो अब बढ़कर 1645.27 लाख टन हो गया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य न केवल देश की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करना है, बल्कि भारत को विश्व का खाद्यान्न भंडार भी बनाना है। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज के फोकस से आपको रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस की। तो आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया एक्स पर अंग्रेजी दैनिक में जेम पोर्टल पर लिखे अपने आलेख को शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन का एक प्रमुख इंजन बन गया है। GEM पोर्टल ने प्रवेश बाधाओं को, भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। विशेष रूप से छोटे शहरों में हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त और उन्नत किया गया है और करदाताओं के पैसे की भारी बचत भी संभव है। और उन्होंने बताया कि सरकारी ई मार्केट प्लेस सार्वजनिक का खरीद के लिए पारदर्शी, समावेशी और कुशल मंच प्रदान करने में तेजी से विश्व में अग्रणी बनकर उभरा है। साथ ही उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिवर्तनकारी डिजिटल पहल शुरू करने के बाद से 9 वर्षों में जेम ने स्टार्टअप्स, MSME, महिलाओं और छोटे शहरों में व्यवसायों को व्यावसायिक अवसर प्रदान करके सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है। साथ ही कहा है कि इससे होने वाले कारोबार की मात्रा के कारण वहीं निकट भविष्य में ये दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक खरीद पोर्टल बन जाएगा, जो दक्षिण कोरिया के कोनेप्स जैसी सुस्थापित संस्थाओं को पीछे छोड़ देगा। तो आपको बता दें कि बीते 8 सालों में जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म ने सार्वजनिक खरीद की पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है और जेम ने इस साल के लिए 7 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कारोबार का लक्ष्य रखा है। हाल ही में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जेम प्लेटफॉर्म पर देश का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट की उसकी शुरुआत की गई है। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम के 8 सालों के सफर पर CEO मिहिर कुमार से बात की है हमारे सहयोगी अजय मिश्रा ने। देखिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपने शानदार 8 साल पूरे कर लिए हैं और आगे की क्या रणनीति है, बात करने के लिए हमारे साथ हैं CEO मिहिर कुमार जी। सर बहुत धन्यवाद। कैसा रहा 8 साल का सफ़र, कहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं? जैसा कि आपको मैंने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान भी बताया, हमारा बिज़नेस जो है FY 24-25 में 5,40,000 करोड़ से ऊपर का रहा है और ये सफ़र तो विश्वसनीय रहा है, जिसमें कि जेम ने बहुत छोटे स्तर पर शुरुआत करी और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और हमारे मंत्री जी का सपोर्ट, हमारे सेक्रेटरी साहब का योगदान, इस सब की वजह से और तमाम जेम फैमिली के सपोर्ट से ये प्लेटफॉर्म उस मुकाम को मुहैया करा पाया है। जेम के अगले टारगेट की बात की जाए तो हम कहाँ तक पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं और किन नए इनोवेशंस को आपने इंट्रोड्यूस किया?
इनोवेशन तो हमारा चलता रहता है। इनोवेशन जैसे जैसे हमें चीज़ें नज़र आती है कि जहाँ पे हमें हमारी लोगों से बातचीत चलती रहती है, सारे स्टेक होल्डर्स से, बायर से, सेलर्स से, और उनके बेसिस पे जो हमें नज़र आता है, जो उनकी डिमांड होती है, जो उनकी इनकन्वीनियंसेस होती है, उसके हिसाब से हम अपने को इवॉल्व करते रहते हैं। टारगेटिंग का जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, करीब 7 लाख करोड़ के बिज़नेस की बात हम लोग कर रहे हैं कि इस साल हम लोग कर पाएँ। जिस तरह से आपने इनोवेशन में जनरेटिव एआई का इस्तेमाल किया है, आगे जाते हुए अगर हम जेम 2.0 की बात करें तो कौन से नए रिफॉर्म्स हैं जिनको आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे और कैसे ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने का प्रयास करें? अभी जो हमारा आर्किटेक्चर है वही बदल जाएगा। माइक्रो सर्विसेज के बेस पे वो प्लेटफॉर्म बनेगा, तो उसमें ऐसी सुविधा रहेगी कि हम बहुत तरह की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं जिससे कि सेलर को हेल्प हो जाए, वो उसको आसानी से मुहैया करा सकें। तो ये टेक्नोलॉजी स्टैक ही बदलेगा। तो और जहाँ तक जो AI/ML का भी बात है, वो भी अभी जो हम कर रहे हैं और जो उसमें करेंगे, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, जिससे कि सुविधाएं बढ़ेगी, इंसिडेंट्स का मैनेजमेंट बढ़िया होगा और लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा जेम प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट करने का। आज भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन इसको और बेहतर करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा, गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसको और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज करने के लिए जो जेम प्लेटफॉर्म है उसने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एज मिस्टर DD न्यूज़, दिल्ली। तो सार्वजनिक खरीद किसी देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका सीधा असर उसके नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। जब सरकारें वस्तुओं और सेवाओं को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से खरीदती हैं, तो ये न केवल सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करती हैं, बल्कि सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए भी आर्थिक अवसरों को भी प्रोत्साहित करती हैं। ये बदले में रोजगार का प्रोत्साहन देता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और समग्र सामाजिक विकास में योगदान देता है, बल्कि स्थानीय उद्यमियों, स्टार्टअप और छोटे कारोबारों को भी लाभान्वित करता है। कैसे करता है और क्या कुछ इससे बदला है, आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से जो आर्थिक विकास का जो इंजन है वो जेम को कहा जा रहा है, किस तरह से कहा जा रहा है और क्या कुछ जब शुरुआत हुई तो उसके बाद से क्या कुछ हुआ। 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की और यह पहल इसलिए की गई थी कि जो छोटे उद्यमी हैं उनको किस तरह से इसका लाभ, सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आ सके। सरकारी खरीदारों के लिए एक खुले और पारदर्शी खरीद मंच बनाने का इसका उद्देश्य रखा गया था और यह उद्देश्य इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था उस पर लगाम लगाने के लिए, उस पर नकेल कसने के लिए यह कारगर साबित हुआ। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हासिल करने में जेम की अहम भूमिका होगी और यह भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 2016 से लेकर अब तक जेम पोर्टल पर लगभग 13.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर का लेन देन हो चुका है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा यह साफ तौर पर पेश करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम बीते साल की बात करें 2024 से 25 में जेम के जरिए सार्वजनिक खरीद बढ़कर रिकॉर्ड 5.43 लाख करोड़ रुपए हुई है और यह अपने आप में आने वाले समय के लिए एक बड़ा मार्जिन भी सेट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में सालाना कारोबार को बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपए करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है और यह लक्ष्य वहां तक पहुंचने के लिए, संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने के लिए अब आने वाले समय में लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें कारगर साबित होता हुआ नजर आएगा। 10 लाख से अधिक MSEs जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और ये वो हैं जो छोटे कारोबारी हैं और उसके बाद से किस तरह से लगातार इस बिजनेस को, इस बिजनेस फोरम के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आगे बढ़ाया गया है वो आंकड़े देखिए। 1.3 लाख कारीगरों और बुनकरों को जेम के माध्यम से सशक्त बनाया गया है, तो आप समझिए कि एम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। और 1.84 लाख जो महिला उद्यमी हैं उनको उनके खरीद के लिए इकोसिस्टम में एकीकृत इन्हें किया गया है। तो आप समझिए कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बानगी भी जब हम देखते हैं तो विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए कारगर साबित होता है। 31,000 से ज्यादा स्टार्टअप जेम का इकोसिस्टम का हिस्सा है। आप समझिए कि किस तरह से 31,000 से ज्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो इस जेम इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिससे साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें प्रगति भी देखी जा रही है और उसमें मजबूती भी देखी जा रही है। जेम ने सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला GENAI चैटबॉट लॉन्च किया है और यह चैटबॉट जो है वो लोगों की सहूलियत के लिए है कि किस तरह से इसके जरिए उनकी जो परेशानियां हैं या उनको जिस तरह की जो अभी भी कुछ टेक्निकल जो इश्यूज आते हैं, जो फेस करने पड़ते हैं, उसको आसानी से हल किया जा सके आसान शब्दों में, उसके लिए इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया और काफी महत्वपूर्ण है ये। इसके लिए भी अलग तरीके की रूपरेखाएं रखी गई हैं। और हाल के वर्षों की अगर हम बात करें तो जेम उपयोगकर्ताओं में 3 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह हाल के वर्षों में है और इसमें 1.64 लाख से अधिक प्राथमिक खरीदार और 4.2 लाख सक्रिय विक्रेता इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अगर कुछ आंकड़ों पर हम नजर डालें तो जेम 10,000 से अधिक उत्पाद श्रेणियां और
350 से अधिक सेवाएं जो है वो प्रदान करता है। तो ये जो प्रदान करता है, आप देखिए कि कितना कुछ यहाँ पर निकलकर सामने आया है इन आंकड़ों के जरिए। स्टार्टअप, छोटे व्यवसायों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को इससे बढ़ावा मिला है और हम देख रहे हैं कि लगातार जो व्यवस्था है उसको और ज्यादा सुचारू रूप से चलाने के लिए और ज्यादा प्रगतिशील इसे बनाने के लिए लगातार इस पर जो तमाम स्टेप्स हैं वो उठाए जा रहे हैं और ये स्टेप्स कारगर साबित हो रहे हैं 2047 के लक्ष्य को लेकर। और अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो आप वहां भी देखिए कि एक बड़े मार्केट को, बड़े एक कल्चर को ये साफ तौर पर दिखाता है जो बिजनेस फोरम से जुड़ा हुआ है। और यही सब कुछ है जो आने वाले समय में एक नीतिगत निर्णय के तहत जो नियत और नीति बनी उसकी जगह लगातार हम देख रहे हैं कि जो भविष्य है वो सिक्योर होता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ अजीत बी चवन जी जुड़ रहे हैं जो कि अतिरिक्त सीईओ हैं जेम के, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि कैसे देखते हैं इस सफर को, क्योंकि इस सफर में हमने देखा है कि बहुत कीर्तिमान रचे गए हैं, तमाम रिकॉर्ड भी स्थापित किए गए हैं, लोगों को रोजगार मिला है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बड़ा बूस्टअप मिला है। किस तरह से इस पूरे सफर को देखते हैं कि बीते 8 सालों में लगातार हम देखें हैं भारत की जो प्रगति है वो जेम के द्वारा और तेज होती हुई नजर आई है? धन्यवाद गौरव जी, ये हमको मौका देने के लिए। जेम ये एक भारत सरकार की एक स्टार्टअप का एक सक्सेसफुल उदाहरण है कि हम लोग जब 2016 में इनकॉर्पोरेट हुए थे, इंसेप्ट हुए थे, हम लोग 422 करोड़ उस साल में जीएमवी दर्ज किए थे। जीएमवी इज ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू, मतलब कि इतने करोड़ का ट्रांजैक्शन हमने 2016-17 में किया था। और अगर आप आज की बात करें, मतलब ये जो 24-25 ईयर एंड में हमने ये 5,43,000 करोड़ का हमने इसमें जीएमवी ट्रांजैक्ट किया हुआ है। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1000 टाइम से ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ है। और ये केवल बिजनेस ही नहीं है, ये एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है। इस पर हम लोग एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूजन पे विशेष ध्यान रखते हैं। हमारा कोई भी डिसीजन जो होता है इन 3 मेन पिलर्स को साथ रखते हुए ही किया जाता है। तो आप बात करें, अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 18 से 20% ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर पा रहा है। उन्होंने लगभग 39,000 करोड़ वर्थ ऑफ बिजनेस इस प्लेटफॉर्म पे किया हुआ है। या फिर अगर हम महिला उद्यमियों की बात करें तो 1.8 लाख से ज़्यादा महिला उद्यमी इस पे जुड़े हुए हैं। SC/STs की बात करें कि तो हम लगभग 60,000 SC/ST MSCs को जोड़ने में सफल रहे हुए, और ये लगातार बढ़ रहा है। ये हम अभी सैचुरेटेड नहीं है, हमारा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। हमारे विचार से तो ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म से, इस मार्केट प्लेस से जोड़ सके, उसमें हम अपने प्रयत्नशील हैं। बिल्कुल। 7 लाख करोड़ से ज्यादा का जो हम देख रहे हैं कि वहां तक पहुंचाने का एक टारगेट, एक लक्ष्य सेट किया गया है जो कि वित्त वर्ष 2025 से 26 के बीच में है। क्या उसके लिए नीतियां बनती हुई नजर आ रही हैं और किस तरह से जो स्ट्रेटेजी है वो आप बना रहे हैं, या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो बनाई जा रही हैं वो क्या कहती हैं, और ये जो बड़ा आंकड़ा है उसको पाने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए किस तरह से जो नीतिगत निर्णय है वो लिए जा रहे हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, लगभग अगर पिछले 4 साल की बात करें तो हम जीएमवी लगभग डबल कर रहे हैं हर साल। अभी पिछले साल थोड़ा अभी प्लेटोइंग स्टेज पे आ गए, चूंकि बहुत बड़ा बेस हो चुका है। 7 लाख करोड़ का लक्ष्य हमें मंत्री जी की तरफ से आया हुआ है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसको सफल बनाएं। नई रणनीतियां बनाई जा रही है। अभी लगभग सर्विसेज गए 2 साल से सर्विसेज में बहुत इजाफा आया हुआ है, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भी हम लोग विशेष फोकस देंगे। और इस साल के लिए हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटों में जाके उसमें एडॉप्शन के लिए उन स्टेटों से बात करके उनको प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देके लेके आएंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसके अलावा हम लोग कोऑपरेटिव्स के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हैं, पंचायती राज
इंस्टीट्यूशन है उनके साथ भी काम करेंगे, और जो हमारा रिकॉर्ड रहा हुआ है उसको बरकरार रखने में भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। सो अगले मान लीजिए अगले जी। 1 महीने भर में हम लोग पूरी टीम्स बना के पूरे स्टेटों में जाके इस पे बहुत सारा काम करने का हम ये रखते हैं, एक मंशा रखते हैं। बिल्कुल। चैटबॉट जिस तरह से लॉन्च किया गया है, उससे क्या लगता है आपको, उससे कितनी तेजी आती हुई नजर आएगी और लोगों को कितनी सहूलियत इससे मिलती हुई नजर आएगी? सो लगभग मान लीजिए कि काम का एक अहम हिस्सा हमारा ये होता है कि हम लोगों तक कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएं, जी। कैसे ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में उनसे जुड़ पाएं। तो चैटबॉट जो है हमारे लिए ये सबसे एक वरदान स्वरूप में है कि हम लोग जो कॉन्टैक्ट सेंटर का काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन इंटरफेस है, उसको कट करके हम चैटबॉट 10 इंडियन लैंग्वेजेस में उसको लोग बात कर सकते हैं, और उसमें जो चाहे जो इन्फॉर्मेशन आप नॉर्मली गूगल से ढूंढते हैं वो, या नॉर्मली आप कॉन्टैक्ट सेंटर में कॉल करके 400 450 एजेंट्स के से बात करके लेते हो, वो आपको आपके घर में आपकी भाषा में 24/7 मिलेगा। तो इससे लोगों को सहूलियत तो मिलती हुई नजर आएगी। बिजनेस फोरम की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह से ये बहुत कारगर साबित होगा? क्या वहां पर जो हम देख रहे हैं कि जो लेन देन है, जो ऑर्डर्स हैं, क्या उसको भी यहाँ पर मैनेज करने के लिए उसका जो पैरामीटर है वो सेट किया गया है? ये जेनरेटिव चैटबॉट है, ये एआई टेक्नोलॉजी को लीवरेज करता है और हर दिन ये मोर स्मार्ट होता है। तो मान लीजिए कि अगर हमने अभी उसको रेलगार्ड्स उसके रूल इंजिन्स में सारे एफएक्यूज डाले हुए, तो लगभग आपको जेम पोर्टल से संदर्भित जो भी प्रश्न होगा उसका जवाब आपको मिल जाएगा, और जो जवाब हम दे नहीं पा रहे हैं उसका हमको फीडबैक मिलेगा ताकि हम उसको और कारगर बना सके। आने वाले समय में चैटबॉट, जो इंसान जो कुछ कर सकता है, जो इंक्वायरीज को जवाब दे सकता है, वो चैटबॉट जवाब देगा। मसलन मान लीजिए आगे चल के आपको ये जानना है कि जिम में मुझे रजिस्टर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, या मैं महिला उद्यमी हूं और मुझे क्या करना चाहिए कि जिम में बिजनेस मिले, तो इन सब चीजों का आपको आंसर्स इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगा। और क्या क्या नए इनोवेशंस अजीत जी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? किस तरह से जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं अब हाईटेक होता हुआ ज़माना है और साफ तौर पर डिजिटल तो है ही है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि जेम ने कितना अच्छा यहाँ पर अपना एक जो मार्जिन है वो सेट करके दिखाया है। तो ऐसे में किस तरह से नए इनोवेशंस और नए स्टार्टअप्स को अब बूस्टअप देगा जेम? क्या उसके लिए भी कोई कार्यशैली रखी गई है, कोई रूपरेखा बनाई गई है? 2 चीजें हैं। एक तो प्लेटफॉर्म को सुचारू रूप से चलने के लिए क्या टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, तो हम बेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी हेवी प्लेटफॉर्म है, तमाम टाइप के एआई बिजनेस एनालिटिक्स के टूल्स इस पे हमने ऑलरेडी यूज केसेस लगाई हुई है। तो निरंतर प्रयास है कि पोर्टल को यूजर फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, मोर इंट्यूटिव कैसे बनाया जाए, जी। और इसमें ज्यादा से ज्यादा स्केलेबिलिटी कैसे लाई जाए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे लाया जाए इसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप कहेंगे कि सरकार में खरीद फरोख्त में टेक्नोलॉजी को हम कैसे प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबिलिटी को कैसे प्रमोट करते हैं, तो मान लीजिए अगर स्टार्टअप ही की बात आपने की थी कि स्टार्टअप में हमारा स्टार्टअप रनवे करके प्रोग्राम है, उसमें 14 सेगमेंट्स है जो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज सेगमेंट्स है, जैसे कि क्लीन टेक है, बायोटेक है, या फिनटेक है, या मान लीजिए रोबोटिक्स है। इन सब तमाम इनोवेटिव सेक्टर्स को हमने एक जगह स्टार्टअप रनवे नाम की एक वोकल फॉर लोकल स्टोर्स में उनको प्रोविजन किया हुआ है। स्टार्टअप है, कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आता है तो वो 14 सेगमेंट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कर पाएगा, और वो रजिस्टर्ड करने के बाद सरकार को लगने वाली कोई भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, सरकार उसमें बेझिझक पीपल कैन बाय या फिर अवेल सर्विसेज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत बी चौहान जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां यहां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ तौर पर जेम लगातार जिस तरह से अभी काम करता हुआ नजर आ रहा है वो हम देख रहे हैं कि अभी बहुत कारगर भी साबित हो रहा है, और इसके अलावा भी तमाम नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं, एआई का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिससे जो सहूलियत है वो लोगों तक पहुंचे और रोजगार का एक जरिया साफ तौर पर नजर आए और स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा बूस्टअप यहाँ पर मिलता हुआ नजर आए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की अन्य खबरों के साथ। तो आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अमेरिकी टैरिफ के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था उतार चढ़ाव का सामना कर रही है। ऐसे समय पर भी भारत की विकास दर तेज गति से बढ़ रही है। ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की GDP ग्रोथ वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 6.9% रहने की उम्मीद है, जबकि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 6.2% पर थी। चालू वित्त वर्ष में म्यूचुअल फंड उद्योग का AUM 23% बढ़कर 65.74 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एमफी के मुताबिक मजबूत निवेश प्रवाह और बाजार वृद्धि के चलते यह रिकॉर्ड बना है। साथ ही SIP निवेश में भी 45% का उछाल आया है, जिससे इसकी परिसंपत्तियां 13.35 लाख करोड़ रुपए और हिस्सेदारी 20.31% हो गई है। बाजार नियामक सेबी ने फरार हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में कारोबार नियमों के उल्लंघन के मामले में 2.1 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। चौकसी की ओर से जनवरी 2022 में सेबी की ओर से लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने के बाद यह डिमांड नोटिस जारी किया गया है। भारत ने अपने विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। S&P ग्लोबल इंडिया के मुताबिक वैश्विक व्यापार नीति में बदलाव से आपूर्ति श्रृंखला में विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विनिर्माण के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर तैयार होंगे। फैशन क्षेत्र की ऑनलाइन खुदरा विक्रेता मिंत्रा ने मिंत्रा ग्लोबल की शुरुआत के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा है। भारत के बाहर डायरेक्ट टू कंज्यूमर का यह पहला विस्तार है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली यह कंपनी 6,50,000 भारतीय प्रवासियों को ध्यान में रखकर सिंगापुर में प्रवेश कर रही है। यह ग्राहकों को सहज और झंझट रहित खरीदारी के साथ साथ देश की चुनिंदा ट्रेंडी फैशन शैलियों की भी पेशकश करेगी। मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती निर्यात उपस्थिति के कारण भारत का ऑर्थोपेडिक और कार्डियक इम्प्लांट सेक्टर वित्त वर्ष 2028 तक $5 बिलियन तक पहुंच सकता है। केयर एज रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में यह क्षेत्र निर्यात सहित $2.7 बिलियन तक पहुंच चुका है।